लोकमान्य तिलक ने आज़ादी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे। और उन्होंने इसके कई तरीके निकाले थे। नव जागरण के भी दो प्रकार थे। एक तो बंगाल से प्रेरित था, जहाँ संस्कृति भी थी, राजनीति भी थी और क्रांतिकारिता भी थी। दूसरा नव जागरण का जो आयाम था वो महाराष्ट्र से उद्भूत था। इसमें ये सब था, तो संस्कृति भी थी उसमें, राजनीति भी थी उसमें, क्रांतिकारिता भी थी उसमें, लेकिन एक और पक्ष उसमें लोकमान्य तिलक ने जोड़ा था, वो था अध्यात्म का। ये हमारे यहाँ के जो महानायक थे वो जानते थे कि जो भारत है ये अध्यात्म का देश है, ये संस्कृति प्रधान देश है। इसकी संस्कृति और अध्यात्म को जब तक नहीं पिरोएंगे तब तक व्यापक जन जागरण नहीं होगा। और इसी को आगे बढ़ाया महात्मा गांधी ने। आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, उसके अपने कारण थे, लेकिन उसमें योगदान बहुत सारे पक्षों का था। हमारे आदिवासियों के जो संघर्ष हुए हैं, सतत संघर्ष, जो विद्रोह हुआ है और जो बलिदान आदिवासियों ने दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में। हमारे यहाँ क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उनका स्थान है महत्वपूर्ण। और उनका ये लोग जानते थे कि एक जगह बम फोड़ने से या किसी एक ब्रिटिश नागरिक को या अधिकारी को मारने से कोई आदेश आज़ाद नहीं होगा, लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का यही उन्हें तरीका लगता था। इसलिए उनका भी जो अवदान और योगदान है उसका महत्व कम नहीं है। तीसरा पक्ष था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज़ाद हिंद फौज ने हुंकार भरी थी और सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की थी। हम लोगों को कई बार ये गलतफहमी रहती है, क्योंकि अब हमारी राजनीति और समाज नीति जो भी है इसमें क्षुद्रता और छोटापन है, इसलिए हम लोग उस बात की गहराई समझ नहीं पाते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इन दोनों में कोई रंजिश नहीं थी। इनके मार्ग, इनके विचार अलग अलग थे, इनके उस जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग थे। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को अपना बागी बेटा कहते थे, और सुभाष चंद्र बोस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को हमारे राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ये उस समय की बड़प्पन था, ये उस समय की कार्य पद्धति और उसकी ऊंचाई थी। तो फिर इसी बीच में 900 विद्रोह भी हुआ। अब जब तक इन सारे आयामों को हम एक साथ नहीं रखेंगे तब तक हम अपनी नई जो हमारी पीढ़ी है, क्योंकि अब हमको जो चला चली की बेदा में है उनसे संवाद करने की ज़रूरत नहीं है। संवाद उस नई पीढ़ी से किया जाना चाहिए जो अब देश का भविष्य है, और उसी नई पीढ़ी को हमको किसी न किसी तरह आकर्षित करना चाहिए, उसको इस बात के लिए सक्रिय करना चाहिए, सचेत करना चाहिए कि अपनी पृष्ठभूमि को भली भांति जाने, जिससे कि आगे उसका मार्ग न केवल सुगम हो बल्कि सही भी हो। अब रहा सवाल गांधी जी का, गांधी भवन है तो गांधी जी की चेहरा हमारे यहाँ सबसे बड़े महानायक है, वो तो आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के। लेकिन गांधी जी का जो नायकत्व है या महानायकत्व है वो तो उससे बहुत ऊपर पहुँच गया था। गांधी जी के धुर विरोधियों में दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, और कांग्रेस भी बराए नाम थी। उस गांधी जी ने कांग्रेस को फिर लगभग छोड़ ही दिया था। कई वर्षों के अंतराल के बाद वो 42 में सक्रिय हुए थे। तो गांधी जी को लेकिन इनमें से किसी की जरूरत नहीं थी, और ना ये गांधी जी की ताकत थे, ना ये गांधी जी के काम करने के आधार थे। गांधी जी पैसेंजर ट्रेन में तीसरे दर्जे में सफ़र करते थे, जनता के बीच में रहते थे, इसलिए भारतीय समाज की नब्ज पर उनका सबसे जैसे कहना चाहिए प्रामाणिक तौर पर उसकी नब्ज में जानते थे वो कि समाज में क्या चल रहा है और समाज को कैसे प्रेरित और प्रभावित करना है। गांधी जी के अवदान को यदि समझना है तो ये देखना पड़ेगा कि गांधी जी ने निहत्थे भारतीयों को निर्भय बनाया 1917 में चंपारण में। जब आया सवाल कि उनको आदेश दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कि आप बाहर जाइए और नहीं तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे, तो वो खुद ही पहुंच गया कि आप गिरफ्तार कर लो। मुकदमा चला, सुनवाई हुई, तो गांधी जी से कहा आपको चार्जशीट के नहीं हमें पता है, हमें आपके सारे आरोप स्वीकार, आप सजा दे दो। तो जो अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसने ऐसे व्यक्ति से कहीं पाला नहीं पड़ा था, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका में उनका चमत्कारिक
अहिंसक आंदोलन उसकी सफलता थी, उससे उसकी जानकारी सबको थी और सबके मन में था कि पता नहीं ये क्या कर देंगे। तो उसने बिहार के मुख्य सचिव को फ़ोन किया, मुख्य सचिव ने दिल्ली वालों से पूछा, उनको ये सलाह दी गई भैया वो जहाँ जा रहे हैं उपद्रव तो हो नहीं रहा है, वो जहाँ जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जिससे बात कर रहे हैं करने दो, उन्हें छेड़ो मत। कृपलानी जी जो सबसे पहले उनसे जुड़े थे, वो समय वहाँ प्राध्यापक थे अर्थशास्त्र के, उन्होंने कहा कि गांधी जी ये तो थाने में ही जमानत हो जाए जो आरोप आपके खिलाफ लगाए थे। तो कहा हाँ मैं भी जानता हूँ, तो मैं ही वकील हूँ। कब फिर आपने ये रास्ता क्यों चुना? तो लोगों के मन से पुलिस का, गिरफ्तारी का, कचहरी का, जेल जाने का ये भय दूर करना था कि हम अपनी बात निर्भयता से कहें और जो स्वीकार करना वो स्वीकार करें, हम अपनी बात कहते रहेंगे। इसीलिए मैं इसे कहा आप आज गिरफ्तार करके जेल में डाल दोगे, मैं छूटूंगा, फिर यही काम करूंगा। तो पहला गांधी जी का जो बड़ा अवदान था वो ये था कि उन्होंने भारतीयों को निर्भय बनाया, उन्हें अपना हक और अपनी बात कहना सिखाया। ये उनका एक बड़ा योगदान था। फिर एक और था, वहाँ राजन बाबू पहुँचे, वहाँ मनोरंजन बाबू पहुँचे, वहाँ ब्रज किशोर बाबू पहुँचे। ये सब बिहार के सबसे बड़े वकीलों में से थे, जिनकी उस समय की फीस 1,000 रुपये 2,000 रुपये हुआ करती थी। अब 1,000 रुपये का अर्थ समझ लीजिए आप, ये तो जेठमलानी की फीस से भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी रकम यदि हम उसका आज की तारीख में मूल्यांकन करें, आज की मुद्रा से। तो ये सब वहाँ छोड़ के आए, लेकिन इनके सबके साथ उनका सेवक भी आया, उनका रसोइया भी आया। तो उन्होंने दूसरा काम ये किया कि सेवक वापस, आपको अपने सारे काम खुद करना पड़ेंगे। आप कोई कपड़े धोना है, आप कोई साफ सफाई करना है, ये सारे काम आपको खुद अपने हाथ से करना है, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा रसोइया वापस भेजिए, यहाँ सबकी रसोई एक ही रसोई घर में तैयार होगी और एक ही कतार में बैठ के, एक ही पंक्ति में, हम उसको पंगत कहते हैं, एक ही पंगत में बैठ के सब भोजन ग्रहण करेंगे। तो सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के लिए अलग टीम बनाई, जो महिलाओं की बयान ले रही थी, नीले अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जो बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे, तो महिलाओं को सक्रिय किया, नौजवानों को सक्रिय किया। किसानों का मामला पहली बार महात्मा गांधी ने उठाया, वो नीले जो गोरे उनके खिलाफ नील की खेती पर जो अत्याचार करते थे, और किसानों का सवाल पहली बार नेशनल एजेंडा, राष्ट्रीय कार्यसूची का विषय बना। ये गांधी जी के वो प्रारंभिक कार्य हैं जिसने इसकी बुनियाद रखी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम, जिसको उन्होंने, पहले क्या होता था, जब कांग्रेस बनी थी तो ये तो एक दरखास्त दे आए, एक याचिका लगा दी, एक प्रतिवेदन दाखिल कर दिया, वे यही करते रहते थे। इस प्रार्थना से के दौर से कांग्रेस को निकाल के, झकझोर के निकाला लोकमान्य तिलक ने, और गांधी जी ने उसको सीधे समाज के जन आंदोलन के रूप में उसको विकसित कर दिया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। और लेकिन मज़े की बात यह है कि गांधी जी को पसंद कोई नहीं करता था, राजनीतिक तो नहीं करते, आज भी नहीं करते सही दिमाग से तो, लेकिन गांधी एक ऐसी व्यवस्था हो गए हैं कि गांधी का नाम लिए बिना किसी का गुजारा भी नहीं होता। इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जी की तस्वीर पे माला चढ़ाना ही चढ़ाना है, और बीच बीच में गांधी जी की जय ही बोलती रहना है। हम लोग सब गांधी जी की जय बोलते हैं, गांधी जी को जानते भी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। आप 3 अवसर आप देखेंगे जो पार्टी इनकी सबसे बड़ी तरफदार कहती है, उनका एक ऐसी ये कहती वो उनके एजेंट वही हैं अब। लेकिन गांधी जी के 150 साल जब पूरे हुए तो आपने हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़े जलसे नहीं देखे होंगे कि समाज के लोगों तक गांधी के विचार को पहुंचाएं, गांधी के दर्शन को पहुंचाएं, इसके लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए थे। इंदिरा गांधी के 100 साल पूरे हुए, शौर्य की बड़ी भारी बातें होती हैं। हमारे शौर्य की 2 ही घटनाएं हैं बड़ी भारी। वैसे चाहे महाराणा प्रताप हों, छत्रपति शिवाजी हों, या वो आपके पेशवा बाजीराव हों, इनके सबके छत्रसाल हों, सबके अपने अपने तरह के इनके पराक्रम और वीरता के इतिहास हैं, युद्ध के इतिहास हैं, जय पराजय के भी इतिहास हैं। लेकिन शौर्य जिसे कहते हैं, ईसा से 305 साल पहले सिल्लूकस की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने हथियार डाले थे। सिल्लूकस के पास पूरी रसद थी, सब हथियार थे, असहला था, सेना भी थी, लेकिन ऐसी रणनीति बनी थी कि उन्हें घुटने टेकना पड़े थे। और वैसा ही इतिहास दोहराया गया था 16 दिसंबर 1971 को, जब ढाका में
जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले थे। उनके पास भी 90,000 से ज़्यादा फौज थी, रसद पूरा था, हथियार पूरे थे, लेकिन रणनीति ऐसी सबल थी कि उन्हें हथियार डालने पर, घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आपने देखा कहीं हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हुआ कि लोगों को याद आए कि शौर्य की ऐसी गाथा इंदिरा जी के नेतृत्व में लिखी गई थी? नहीं कहा होगा, किसी ने नहीं किया कार्यक्रम ऐसा। राजीव गांधी के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग मजाक उड़ाते थे कि राजीव गांधी नहीं ले जाएंगे, सब लोग यहीं रह जाएंगे, फिर 21वीं शताब्दी नहीं जा पाएंगे। और उसी आईटी की दम पर आज हम ये छाती अपना सीना फुला के कहते हैं कि दुनिया में हम यदि इतने छाए हुए हैं तो हमारी आईटी के कारण, हमारे उन जिसके नए बच्चे टेक्नोक्रेट जो हमारे हैं, वो सिलिकॉन वैली पे कब्जा किए हुए हैं, वो दुनिया भर में छाए हुए हैं। लेकिन जिस पार्टी को इन तीनों घटनाओं को बहुत जोर शोर से उठाना चाहिए था, उनने पूरे हिंदुस्तान में कोई कार्यक्रम नहीं किए थे। बल्कि एक बार तो हमने एक बहुत बड़े नेता से, हमारे मित्र भी हैं, उनसे कहा कि भाई आप लोग करते क्यों नहीं, पैसा तो आप लोग के पास, सबके पास बहुत है। तो बड़े प्रेम से वो बोले, कहले पंडित जी हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग चुनाव जब आता है तब जाग जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है सो जाते हैं। तो अब जब कांग्रेसी जो उनका सबसे बड़ा दावेदार है वही ये करेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे? इस जड़ता को तोड़ने की जरूरत है। फिर अब मैं कुछ बात दूसरी गांधी जी के बारे में एक बात और कर दूं कि गांधी जी को इतनी बड़ी ताकत आखिर गांधी जी ने कैसे अर्जित की थी? और वो उन्होंने अर्जित की थी आम आदमी के भीतर से। 1 दिसंबर 1933 गांधी जी के ने कांग्रेस से लगभग उन्होंने अपने को काट लिया था और उन्होंने एक ऐतिहासिक दौरा किया था, हरिजन दौरा। उसमें वो 1 दिसंबर 1933 को सवेरे इटारसी से पैसेंजर से करेली गए। करेली नरसिंहपुर जिले का एक प्रमुख स्टेशन है, वहाँ से बरमान घाट जाते हैं नर्मदा के, और वहाँ से उन्हें जाना था अनंतपुरा। देवरी के पास एक गांव है, अनंतपुरा में खादी और कुटीर उद्योग का बहुत बड़ा काम हो रहा था, जो बिना किसी, स्वतः उनकी प्रेरणा थी, इसमें वो लोग काम कर रहे थे। तो गांधी जी को लगा कि ये लोग जो अपने आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी पीठ थपथपाना चाहिए, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। तो गांधी जी को वहाँ जाना था। जब वो बर्मान पहुँचे तो उस समय कच्चा पुल भी नहीं बनता था, तो नाव से उस पार जाना था। आप याद करिए, जब गंगा तट पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा पार करनी थी तो उन्होंने केवट से आग्रह किया था और केवट ने मना कर दिया। रामायण सब लोग पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ना चाहिए, वो हमारा एक समाज शास्त्र का उससे अच्छा कोई ग्रंथ नहीं देखा गया है हमारे यहाँ। तो मांगी नाव ना केवट आना, लगभग वही दृश्य बरमान घाट में मौजूद हुआ। उत्तर प्रदेश के वहाँ गंगा तट पर केवट होते हैं, हम लोगों के यहाँ नर्मदा तट पर ढीमर वो काम करते हैं, नाव चलाने का, मछली पकड़ने के सारे काम ढीमर करते हैं हमारे यहाँ। तो एक ढीमर उसे जिद ठान ली कि हम गांधी जी के पाँव पखारेंगे। और गांधी जी तो जो थे वो सबके सामने थे, वो परम वैष्णव थे, उनकी सनातन धर्म में आस्था थी, इसको छुपाते भी नहीं थे। उन्हें कोई वोट की राजनीति तो करना नहीं थी, वो तो समाज नीति करते थे। तो उनके, गांधी जी के मन में एक दुविधा थी कि हम नर्मदा के जल से पाँव कैसे धोने दें, क्योंकि नर्मदा को तो हमारे यहाँ माँ मानते हैं, देवी मानते हैं, नर्मदा की पूजा करते हैं, मन्नत मानते हैं। तो गांधी जी भी अड़े थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, नर्मदा जल से पाँव कैसे धुलाएंगे। पूरे नर्मदा पट्टी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप देखेंगे वहाँ सन्यासी होते हैं, कुटिया बना के रहते हैं लोग। तो एक बुजुर्ग सन्यासी ने कहा, गांधी जी आप ऐसा करिए कि पहले आप नर्मदा मैया की पूजा कर दो, तो आपका धर्म सच गया, और इसके बाद उसकी जवान आदमी उसकी जेद है कर लेने दो। वो ऐसा ही हुआ। पहले गांधी जी ने पूजा की, उसके बाद उस ढीमर ने उनके परात में, कोपर कहते हैं हमारे यहाँ, परात में पानी भर के उनके पाँव धोए। वो जो पाँव धोए थे उसके बाद उसका चरणामृत पूरे घाट पर जो लोग मौजूद थे, जितने ढीमर और सब और भी लोग थे, उनको उसका प्रसाद की तरह उसका वितरण हुआ। उन्होंने आचमन किया सबने, और फिर गांधी जी को नाव में सवार होकर बिठाला।
ये घटना मुझे मेरे पिताजी ने बताई। उस समय उनकी उम्र कम थी, स्वयंसेवक से वो बहुत तेज चलते थे। तो 5-5 लड़के चुने गए जो गांधी जी की मोटर के इस तरफ और उस तरफ वो आड़े डंडे पकड़ के चले कि जिससे जो गांव वाली भीड़ है एकदम गांधी जी मोटर के पास तक ना आ जाए। और गांधी जी सबको वो करते चले जाते थे अभिनंदन स्वीकार करते हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका कहीं कोई लेखी में है क्या, कल अपन इसको लिख दें। तो लोग पूछा कि इसका साक्ष्य क्या है। तो बाबूजी ने हमको बताया कि एक काम करना, व्यवहार राजेंद्र सिंह और सेठ गोविंद दास उनके साथ आए थे, यात्रा में साथ में थे। तो इनके कहीं किताबों, इनके डायरी में या इनके जीवनी में कुछ ना कुछ विवरण मिलेगा। और वो मिला, दोनों की उनकी डायरी में मिला, व्यवहार राजेंद्र सिंह की, और सेठ गोविंद दास की जीवनी में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तब फिर ये दृष्टांत हुआ। तो गांधी जी को लोक देवता मान लिया गया था सन 1933 में समाज ने, ये इन लोगों ने नहीं, जो समाज के ऊपर वाले तबके होते हैं। लेकिन जन जीवन में गांधी जी की जो व्याप्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो मान्यता थी, वो एक लोक देवता की मान्यता थी। ये उस समय तय हुआ। अब अपन कुछ बात करें इसकी। अच्छा, अब एक सवाल केवल इशारे में एक बात कर दूं। 1942 का अगस्त क्रांति का उल्लेख है। जयप्रकाश नारायण और उनके साथी हजारीबाग जेल में बंद थे और ये दिवाली की रात में जेल से फरार हुए, दीवार कूद के फरार हो गए। इसका बाकायदा एक प्रेस नोट जारी हुआ और सेंसर की सील लगा हुआ। उसमें लिखा था कि फला 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 आज जेल में ऐसा हुआ, कैदी फरार हो गए हैं, उनके नाम ये हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार प्रयास कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है गिरफ्तारी के लिए। सारे हिंदुस्तान में वो प्रेस नोट जैसा शब्द आया था वैसा वैसा छाप दिया गया। केवल विश्वामित्र नाम के अखबार में विद्यालंकार जी संपादक हुआ करते थे। तो उन्होंने जब ये देखा प्रेस नोट, उन्हें नाम पढ़े तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उसमें चौथे नंबर पर जयप्रकाश नारायण का नाम लिखा हुआ था। तो केवल वही एक दैनिक अखबार था जिसमें शीर्षक 8 कॉलम का बैनर बना, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से साथियों सहित फरार। उसमें नहीं थे हजारीबाग जेल में, नहीं हजारीबाग में नहीं थे, अलग थे दूसरी के। हाँ हाँ, नहीं मैं दूसरी बात, मैं जो इशारा कर रहा हूँ वो दूसरा कर रहा हूँ कि ये जो समझ की बात है, हिंदुस्तान के उस समय के संपादकों में एक संपादक निकला जो चीज के, जो घटना के और उस खबर के मर्म तक पहुंच पाया और उसने जो जैसा लिखा जाना चाहिए था, जैसा समाचार संप्रेषित होना चाहिए था वो किया। और बाकी संपादकों ने जो किया है उस तरह की व्याधि निरंतर 42 से लेकर 23 तक चली आ रही है और ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि समझदारों की कमी हो रही है। ये मीडिया की तरफ मैं थोड़ा इशारा कर रहा हूँ। अब तो हमारे अब थोड़ी सी बात करना चाहिए हमको अगस्त क्रांति की। अगस्त क्रांति हुई, कोई भी कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उस समय बाहर नहीं था, चाहे राज्य के हों चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के माने जाते हों, यहाँ तक कि जिलों के भी प्रमुख नेता सब अंदर कर दिए गए थे। लेकिन उस समय जो हमारी युवा शक्ति थी, उस युवा शक्ति ने अपने आप वो मसाल थामी, हमारा परिचय थामा और इस अगस्त क्रांति को उन्होंने सफल बनाया, इतना सफल बनाया कि अंग्रेजों की जो हुकूमत की जिसे कहते ताबूत, उसमें आखिरी कील की तरह वो काम आया था। ये है अगस्त क्रांति का मर्म। और इसलिए हमको बार बार जो हम आवश्यकता महसूस होती वो ये कि हमें जो भी संवाद करना है वो संवाद हमें युवा शक्ति के साथ करना चाहिए, नई पीढ़ी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो रचे बसे पके लोग हैं इनसे आप क्रांति की या बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वह बदलाव वही ला सकते हैं जो हमारी नौजवान ताकत है, और हमें सही बातें समझाना चाहिए। अब कुछ बात हमारे यहाँ जो बड़ी भारी गलतियाँ हुई हैं इसमें, लोकतंत्र को हमने अपना लिया और आज के तारीख इस समय तक जो हमारे दुनिया में जितने प्रकार की शासन प्रणालियाँ हैं उनमें
यही शासन प्रणाली है जो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता फैसला करती है, जनता ही अपने सरकारों का चयन करती है। लेकिन यदि चयन करने वाले लोग खुद उदासीन हो जाएं, वो किसी तरह के भ्रम में फंस जाएं या उनकी प्रतिनिधिताएं कुछ हो जाएं, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हमारे यहाँ इस लोकतंत्र के मामले में एक बड़ी भारी विकट स्थिति है। आप देखें कि वो क्या नाम है आपका, शहाबुद्दीन, वो जेल में रहता है और चुनाव जीत जाता है। वो विकट अपराधी है, वो तो माफिया सरगना ही है, एक बहुत आतंक है उसका, लेकिन वो जेल में रहता है, चुनाव जीत जाता है। लोगों को पता है कि यहाँ जब बटन दबा रहे हैं या पहले हम जो वोट डाला करते थे वो देखने तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम चूक जाते उस समय, और फिर हम शिकायत करते कैसे आदमी चुने गए। अभी आपने देखा वो कुश्ती वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनके खिलाफ क्या है वो ब्रजभूषण या क्या ऐसे ही कुछ नाम है, हाँ, अब उसके खिलाफ इसलिए कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि जीतने वाला तो वही है और एक दो आसपास के लोगों को जिताएगा वो। आपने वो अतीक था नाम, अभी जिसका वो गोली मार दी गई, या वो मुख्तार अंसारी, इनके आतंक के किस्से आप सुनो। अतीक का तो उसे मरने के बाद सारा प्रकट हुआ, उसके पहले कोई हिम्मत नहीं कर, पुलिस भी हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उन्हें था, और वो संरक्षण इसलिए था कि इनके आतंक से चुनाव जीते जाते थे। ये यदि हमारा लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र का तो कोई फिर अर्थ नहीं है, ना सार सकता है। कैसा लोकतंत्र है? हम लोगों ने जब आज़ाद हुए उसके पहले तो यहाँ एक बड़ा भारी सब राजसी साठ बाट था, राजे महाराजे थे, और जो अंग्रेज अफसर आते थे वो भी राजे महाराजे से कम नहीं हुआ करते थे, उनके ही वही शान शौकत और वही वो थी उनकी। तो लेकिन जो हमने अपने जो प्रतिनिधि चुने उनके आचरण क्या हैं, उनके भी तौर तरीके वही हैं। गांधी जी 30 राज्य में सफर कर लेते थे, अब एक पार्षद चुना जाता है या सरपंच चुना, उसकी देख लो कितने 3 महीने में उसके पास नई गाड़ी आती थी, आती हुई कहाँ से आती है। ये हर जगह माननीय क्यों होते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा माननीय ये एक ऐसी प्रजाति केवल हिंदुस्तान में पाई जाती है, 3-4 लाख माननीय घूम रहे हिंदुस्तान में। फिर जितने दिन वो लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में या विधानमंडल में सदस्य रहें, उतने दिन तक उन्हें ये बिल्कुल ठीक है, भरपूर उन्हें वो मिलना चाहिए, जितना मिलना उससे भी ज़्यादा मिले, इसमें कोई किसी के ऊपर आश्रित ना रहे, वो इतना उन्हें मानदेय मिले, सारी उन्हें सुविधाएं मिले, सारे साधन मिले अच्छा काम करने के लिए। लेकिन जिस दिन वो नए चुनाव की घोषणा हो जाती है उस दिन तो उन्हें दिल्ली के, भोपाल के, लखनऊ के सब अपने बंगले खाली करके घर बैठ जाना चाहिए और फिर आम आदमी की तरह समाज में लौटना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र का ये विकृति आ गई है कि इसमें जो एक बार विधायक बन जाता है फिर समाज के साथ रहने के लायक नहीं समझता अपने आप को, वो अपने आप को ऊपर समझता है, वो किसी तरह नियम कायदे कानून नहीं मानता है, उस पर टोल टैक्स में उसको खड़े नहीं होना पड़े, उसको कहीं कतार में नहीं लगना पड़े। तो जब ये एबनॉर्मल हो जाते हैं ये लोग, तो ये नॉर्मल जीवन के फैसले कैसे कर पाएंगे? वो तो वही करेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये संविधान में आखिरी दिन 26 नवंबर को तो दस्तखत के 25 नवंबर को आखिरी बैठक हुई थी, तो 25 नवंबर को महावीर त्यागी ने एक संविधान सभा के सामने एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मुझे एक डर लग रहा है, और भाई ये लग रहा है कि जिन भी लोकतंत्रों में वहाँ जनप्रतिनिधियों ने राजनीति को अपना प्रोफेशन बना लिया है वो लोकतंत्र असफल हो गए हैं। भारत भी उसी दिशा की ओर ना बढ़े इसके लिए कोई सावधानी करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसी कोई सावधानी रखी नहीं गई। फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, नरसिंह राव जी अध्यक्ष लोग इस गलत फहमी में बड़े विद्वान हुआ करते थे, मुझे समझ में नहीं आया राजनीति में कितनी विद्वता थी उनमें। उन्होंने एक ऐसा बड़ा कुकर्म किया कि संसद सदस्य को उन्होंने विकास निधि दे दी, पहले 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़ ये निधि दे दी। फिर विधायकों को निधि मिली, अब वो महापौर और दूसरे लोगों को मिल रही है वो निधि। और जिस संसद सदस्य के या विधायक के एक सवाल पर हुकूमत थर्राया करती थी, अब वो खुद कहाँ लगा है, वो जो जिला जनपद पंचायत का सीईओ होता है
जिला पंचायत का सीईओ होता है, उसके सामने घिघियाता है कि ये हमने काम मंजूर कर दिया है, हमारे इस आदमी को दे देना। लोग कहते हैं कि उसमें 20% का कमीशन तो पहले ही होता था, तो और बढ़ गया होगा। तरक्की प्रगतिशील है हम लोग, बहुत जल्दी तरक्की करते हैं ऐसे मामलों में। लेकिन आप याद करिए, मधु लेमे और ज्योतिर्मय बसु ये 2 लोकसभा सदस्य थे जिन्होंने मारुति को लेके बड़े तीखे सवाल पूछे थे। वो सारे सवाल तथ्यपूर्ण थे और तर्कपूर्ण थे, क्योंकि मधु लेमे के बारे में ये कहा जाता था कि यदि वो सदन में नहीं बैठे हैं तो लाइब्रेरी मिल जाएंगे। मेरी समझ में आप लोग कोई भी जाके देख लीजिए, विधानसभा की लाइब्रेरी में, मध्य प्रदेश की बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन पिछले 10 साल में शायद ही कोई विधायक वहाँ गया हो ढांकने के लिए। वो क्यों बस समय बर्बाद करेंगे, उन्हें तो वहाँ जाना है ना दूसरे कामों के लिए। तो जब सवाल पूछा तो इंदिरा गांधी जैसी महाबली, जिसने एक भूगोल ही नहीं इतिहास भी बदला और भूगोल ही बदल दिया, और वो जो जैसे कहते हैं मजहब के आधार पर जो राष्ट्र का सिद्धांत गढ़ा गया था उसको धूल धूसरित कर दिया। लेकिन उस महिला को, उस लौह महिला कही जाने वाली प्रधानमंत्री को भी ठंडा गई थी वो, अंततः देश पे आपातकाल लगाना पड़ा था। आपातकाल, और इसके कारण क्या हुआ, उनकी जो सारी महिमा जो उन्होंने कमाई थी बांग्ला मुक्ति संग्राम में, वो सारी कलंकित हो गई। तो लोकतंत्र में आपातकाल से बड़ा कोई कलंक होता नहीं है, आज तक उससे उभरे नहीं है। ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर विचार करने की जरूरत है। हमें ये भी करने की जरूरत है, यदि जिस जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि भोपाल या दिल्ली जाने के बाद वो हमारे बीच आता है कि नहीं आता, हमारे सुख में भागीदारी करता है कि नहीं करता, वो हमारे हित में कोई काम करता है कि नहीं करता, ये यदि कसौटी में परख के हम नहीं करेंगे। वो सवाल उठाते, कितने सारे लोग जो पूरे 5-5 साल समय बीत जाता है जो एक सवाल नहीं पूछते संसद में। संसद में अब तो ये हो गया है कि आप जाएं ना जाएं, पहले तो ये होता था कि उस दिन का जो भत्ता मिलता उसकी हस्ताक्षर करना पड़ता था, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं रह गई। नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है अब। फिर आप पेंशन होगी लागू, तो आप कोई कर्मचारी तो नहीं हो। जब आप कह रहे हैं कि हम समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, तो पेंशन किस बात की, और पेंशन कैसी होती है? एक बार आप चुन गए, फिर आप हार गए चुनाव तो पेंशन शुरू हो गई, फिर आप फिर विधायक बन गए तो फिर उसको अभी तनख्वाह मिल रही है, फिर हो गए तो 3-3, 4, और आप लोकसभा में भी रह चुके या राज्यसभा में और विधानसभा में भी हो तो 3-4, 5 प्रकार की तनख्वाह। तो कई लोगों को तो 3-3, 4-4 लाख रुपये महीने पेंशन मिल रही है। ये जो लूट है, बेशर्मी की हद है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये, लेकिन जनता उदासीन है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, कोई नप हो हमें क्या हानि। तो भैया फिर कोई नप हो गया तो फिर बाद में चिल्लाते क्यों हो, फिर छाती क्यों पूछते हो कि हमारे साथ हमारी जो सरकार वो हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है, ये क्यों करने की जरूरत है, चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या है। जैसा आप प्रतिनिधि चुनोगे वैसे ही आप सरकार पाओगे, वैसे ही आपके साथ व्यवहार पाओगे। एक और मुद्दा है, हमारे यहाँ अजीब तरह की राजनीति चली, इसने हमारी संस्कृति को भी एक तरह से ऐसा बना दिया कि इसके बारे में बात करना है वो है। एक हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय हैं, शायद 1125 हैं, अब और कुछ खुल गए ज़्यादा तो हो सकता है 150 बढ़ गए हों। इनमें प्रार्थना गाई जाती है रोज सवेरे, और प्रार्थना क्या है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। अब ये जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद से दी गई है ये सूक्ति। अब साहब एक सिर फिरे कोई चले, वो क्या हमारे यहाँ क्या होता है, कोई धर्मनिरपेक्षता भी कोई एक चीज़ हो गई हमारे यहाँ, बड़ी भयंकर चीज़ है वो भी। तो उन्होंने एक याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये एक धर्म विशेष से दी गई है, इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट भी लाखों करोड़ों केस पेंडिंग दुनिया की अदालतों में, लेकिन ऐसे मामलों में सुनवाई तुरंत कर लेती है। सुनवाई हो गई, अब तो खैर रद्द भी हो गया वो। आप बताइए, ये जो हमारे यहाँ सूक्त है इसमें क्या कहा गया है, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत्यु की ओर प्रयाण का आह्वान है। इसमें कहाँ लिखा है कि हम ऐसे घंटी बजाएंगे और इसको टीका लगाएंगे और लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये तो कहीं लिखा नहीं है। इसमें ना पूजा पाठ है ना कर्मकांड है, इसमें धर्म है ही नहीं कहीं। लेकिन इन चीज़ों को भी हमारे यहाँ वर्जना मान लिया गया है। एक अजीब तरह का हमारे यहाँ ये वो चला है। एक और ऐसा ही है इनके,
जो हम लोग देखते थे, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब ये इतनी सारी सृष्टि की हम तो अच्छे कल्याण की कामना कर रहे हैं, इनको भी यदि आप धार्मिक जामा पहनाओगे और इनसे भी यदि वर्जना लगाना चाहोगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कोई नहीं हो सकता। अब मुझे लगता है समय तो हो गया होगा हमारा, अच्छा, लेकिन हमने आपको बोर बहुत किया है, अब हम आपको थोड़ा सा मजा आ जाए आपको, ऐसा कुछ करते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। हम 2-3 कहानियां सुनाते हैं छोटी छोटी। एक राजा ने एक बहुत अच्छे किस्म की अच्छे नस्ली कुतिया पाल रखी थी तो स्वयं भक्त। राजा उसको खूब बढ़िया खिलाता पिलाता था, जो वो खाता था वो कुतिया को भी खिलाता था, और जहाँ वो खजाना था, उसके खजाना जहाँ रहता था, जो पहला दरबार था उसके गेट पे वो एक कोने में हमेशा उसका आसन रहता था। एक चीवड़ी करके छोटा सा पक्षी होता है, एक चीवड़ी चिड़िया ने भी उसके ऊपर अपना घोंसला बना लिया था, और जो कुतिया को जो मिलता था उसी में थोड़ा थोड़ा वो भी खा जाती थी, तो दोनों में दोस्ती हो गई थी। वो चीवड़ी को नहीं मारा कुतिया ने। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा के महल में चोरी हो गई, माल लेके चले गए लोग। तो वो चीवड़ी को बड़ा गुस्सा आया, उसने सवेर रात में डर के दुबकी रही गई कोई गर्दन मरोड़ देगा। तो उसने क्या किया कि सवेरे उससे बहुत जोर से नाराज हुई कि हरामखोर कुतिया, राजा का खजाना लुटता रहा और तू भौंकी तक नहीं। तो बेचारी कुतिया ने अपनी लाचारी बताई, भौंकती कैसे, चोरों में तो खुद राजा भी शामिल था। आज के नेताओं, पिछले 75 साल में जो हमने नेता पैदा किए हैं उनके बारे में भी कुछ। पटना के गांधी मैदान में अगस्त की क्रांति के समय एक गिरफ्तारियां देने के लोग जमा हुए, बहुत सारी भीड़ थी। तो एक नई बहू आई थी एक घर में, उनके ससुर आज़ादी की लड़ाई के शामिल थे, वो सिपाही थे। तो उसने कहा कि हम भी चलेंगे आपके साथ देखने कैसे गिरफ्तारी देते हो, और वो आ गई, बहू भी आ गई। अब वो अचानक क्या हुआ कि उनको तबीयत खराब हो गई बुजुर्ग बार की, ससुर की। तो साहब ने कहा कि नहीं भाई, आपकी स्थिति ऐसी है, अब आपको हम पुलिस की लारी में नहीं चढ़ने देंगे। तो बहू को इतनी देर से भाषण सुनते सुनते उसको जोश आ गया। तो उसने कहा कि नहीं देते, कोई बात नहीं, बाबूजी नहीं जा रहे तो हम देते गिरफ्तारी। तो वो चढ़ गई मोटर में, पुलिस की लारी होती जैसी। अब जब लारी में चढ़ गई तो वहाँ जो दूसरी महिलाएं थी उन्होंने कहा कि बेटा, तू यहाँ गिरफ्तारी देने जा रही है, तो ये अब नई बहू थी, तो इतने जो जेवर एवर लादे हुए है, इसका क्या माम, जेल में क्या काम। उसकी बात समझ में आ गई। उसने एक अपना रुमाल रखे थी, उसमें सब जेवर उतार हुए पोटली बनाई, और एक टोपी लगाए हुए व्यक्ति थे, गांधी टोपी लगाए हुए थे। अब गांधी टोपी भी दुर्लभ है, वो भी बहुत कम लोग लगाते हैं, प्रायः नहीं लगाते हैं। तो उसको दे दी और बता दिया कि बाबूजी को दे दे, नाम बता दिया ससुर का। अब औरतों ने फिर उसको टोका कि तुमने जिसे जेवर की पोटली दे दी है, तुम उसको जानते हो? कह लगे नहीं। कह लगे फिर कैसे दे दिए, उस पर कैसे भरोसा किया? अरे कह लगे भाई, गांधी टोपी लगाए थे वो। क्या ऐसे भरोसेदार नेता होते हैं आपके, जिन्हें बिना जान पहचान के भी कोई जिम्मा दे दिया जाए और उसको पूरा कर दें? और अब आखिरी कहानी और ज़्यादा मज़ेदार है, आप लोगों को निश्चित ही आनंद आएगा। हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में कहावत होती है, लड़का ठाकुर बूढ़ दीवान, लड़का ठाकुर बूढ़ दीवान, मामला बिगड़े सांझ भियान। मतलब यदि जो राजा या जमींदार है वो नौजवान है और उसका मंत्री या उसका दीवान यदि बूढ़ा है तो ज़्यादा चलेगी नहीं, रात शाम तक नहीं बिगड़ी, मामला तो नहीं बिगड़ा तो सवेरे तो हो ही जाएगी लड़ाई, दोनों में अलग अलग हो जाएंगे। तो वो नौजवान के दिमाग में एक बात आई कि राजा था तो राजाओं के दिमाग में ऊटपटांग चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो उसके दिमाग में आया कि ये पता करना चाहिए कि मेरे दादा का शासन अच्छा था, मेरे पिता का शासन अच्छा था कि मेरा शासन अच्छा था। अब उसने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ। मंत्री बुजुर्ग तो था लेकिन चालू बहुत होते हैं ऐसा के लोग। तो उसने कहा कि यदि मैंने सही सही बता दिया तो ये मेरी गर्दन कटवा देगा।
तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि अपन किसी ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो राज्य से सीधा संबंध ना हो और जिसने तीनों शासन को देखा हो, तो वो सही सही बताएगा अपना अनुभव। तो खोज हुई भाई। कई दिनों बाद एक जंगल में, एक झोपड़े में एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने तीनों को देखा था। तो उनसे पूछा, तो बुजुर्ग ने कहा, वो भी समझ गया कि ये बुढ़ा तो खुद था जो दीवान है उनका, तो इसने क्यों नहीं बताया, इसका मतलब कुछ खुरापात है। तो उसने कहा कि देखिए, एक दिन मैं जंगल में आराम कर रहा, थक गया था लकड़ी काटने, फल कंदमूल इकट्ठे करने में, तो मैं आराम कर रहा था। अचानक कोई आकाश में बादल नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन अचानक खूब तेज हवा चली, आंधी, और अचानक बहुत पता नहीं कैसे बादल लगा, खूब घनघोर बारिश हुई। तो एक युवती, बहुत सुंदर युवती, जेवरों से लदी भदी, अचानक दौड़ती, उसका कहीं जा रही थी, उसकी गाड़ी टूट गई, सब लोग भाग गए, तो उसे भी जिस रास्ते मिला तो वो इसी झोपड़े में आ गई। तो उसने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कह लगे, मैंने उससे कहा कि बहन, जैसे ही अचानक आंधी बारिश आई है ऐसे ही चली भी जाएगी, जैसे ही ठीक होगा मौसम वैसे ही हम तुम्हें तुम्हारे घर सकुशल छोड़ आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने भाई के घर में हो। कह लगे उसके कई साल बाद उसने ये बताया उस समय आपके दादा का शासन था, शासन से जोड़ से जाना विचार प्रक्रिया को। फिर कहने लगे उसे कई साल बाद मेरे दिमाग में, मैं थोड़ा सा अशक्त हो रहा था, मुझे बुखार था कई दिनों से, मैं कंदमूल फल नहीं निकाल पा रहा था, लकड़ी बेचे नहीं जा पा रहा था। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कितना पागल था। अरे इतनी अच्छी जेवरों से लदी भदी एक युवती आई थी मेरे यहाँ, मैं जेवर उतार लेता, उसको भगा देता, आराम से जिंदगी बसर करता। कह लगा हुजूर उस समय आपके पिताजी का शासन था। अब आप तीसरा अध्याय सुनिए। फिर कहने लगे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अब तो मुझसे कुछ होता भी नहीं है, अभी मैं बैठे बैठे सोचता रहा मैं क्या बेवकूफ़ था। एक अच्छी सुंदर युवती हमारे झोपड़े में आई थी, ऐसा घनघोर मौसम था, हम उसको भी रख लेते और उसके जीवन भी रख लेते, शान से जिंदगी काटते। कहला हुजूर ये आपके शासनकाल की बात है, अब आप अर्थ लगाइए, ऐसे ही चल रही है, ये ऐसा ही चलेगा, और भी अलग अलग स्थितियाँ बनेंगी, और भी समस्याएं बढ़ेंगी, ये सारे सरदर्द होंगे यदि हम नहीं जागे। तो आप ये मान के चलिए, आपको किसी राजनीतिक दल पर, किसी राजनीतिक नेता पर, किसी संस्था पर कोई भरोसा नहीं करना है। यदि जनता खुद जागृत नहीं होगी तो हमारी जो दुर्दशा है इसके न केवल हम खुद शिकार हैं, बल्कि इसकी जिम्मेदार भी हम खुद हैं। इसलिए हमें जड़ता छोड़ना पड़ेगी। हमें, जैसे हमने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे ही कहना पड़ेगा, जड़ता भारत छोड़ो, उदासीनता भारत छोड़ो, किंग कर्तव्य विमूढ़ता भारत छोड़ो, अहमन्यता भारत छोड़ो। हमें प्रजा नहीं है, अब हम जनता भी नहीं है, अब हम नागरिक हैं, और इस मुल्क की जो लोकतंत्र है उसके वास्तविक अधिकारी यदि हम हैं, और हम जैसा हमारा आचार व्यवहार होगा वैसा ही हम अपने साथ उसके बदले में व्यवहार पाएंगे। यदि अच्छा व्यवहार चाहिए, अच्छे लोगों को चुनना सीखिए, किसी माया